नमस्कार, अमरउजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना और मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी जयदेव जी। हम दोनों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जन की बात में। खबरों की शुरुआत टॉप 10 के साथ। आज एक बेहद अहम मुद्दे पर बातचीत। क्या पंजाब में आतंकी साजिश रची जा रही है? क्या पंजाब के लिए आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए इस वक्त की 10 बड़ी खबरें टॉप 10 न्यूज। हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, लेकिन हम पहले आपको दिखा देते हैं कि आज पंजाब की बात हम क्यों कर रहे हैं जन की बात में। क्या पंजाब में आतंकी साजिश रची जा रही है? पंजाब के मोहाली में हुआ है एक हमला। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया गया है, ये घोषणा नहीं की गई है, ये साफ नहीं हुआ है कि आतंकी हमला था, लेकिन यह आतंकी हमला नहीं हो सकता है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले देख लीजिए आप ये पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट, फिर करेंगे आगे बात। मोहाली के सोहाना में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में सोमवार तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इससे कई खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ये धमाका रात करीब 7:30 बजे पर हुआ है। हालांकि इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जब यह हमला हुआ उस समय अधिकतर मुलाजिम मुख्यालय से घर निकले हुए थे। केवल सुरक्षा में तैनात स्टाफ ही वहां पर मौजूद था। मीडिया सूत्रों की माने तो ये दूर से फेंका गया था। ऐसे में ये लॉन्चर सीधे इमारत की खिड़की और शीशे को तोड़ते हुए मुख्यालय की मेज के पास गिरा। इस दौरान वहां पर तैनात मुलाजिमों ने सीनियर अधिकारियों को सूचित किया। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और पूरे एरिया को पुलिस ने घेर रखा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सीनियर अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच भी की जा रही है। इस घटना के पीछे किस संगठन का हाथ है या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। वहीं इस धमाके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब दा माहौल खराब करन दियां कोशिशां टेंशन लो ठीक है ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ देश के दुश्मनों ਵੱਲੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਯਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ डिटेल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगे ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। ते मैं ही बार-बार कहना चाहूँगा तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। तो अज शाम तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। सीएम ने डीजीपी से मामले की पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार अफसरों के संपर्क में भी हैं। विस्फोट के बाद भगवंत मान ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसे बख्शा नहीं जाएगा। भगवंत मान के ट्वीट को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालत में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बता दें कि विस्फोट के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोहाली में खुफिया मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस बल पर ये हमला बेहद चिंताजनक है। मोहाली में इंटेलिजेंस कार्यालय पर हुए हमले ने दहलाकर रख दिया है। इसी के साथ पंजाब में आतंकवाद के काले बादल भी मंडराने लगे हैं। पिछले 7 दिन में लगातार आतंकी घटनाओं ने केंद्र और पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा रखी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये मामला भले ही बहुत बड़ा ना रहा हो और न ही इसमें कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन इस घटना के बाद से सामने आ रहे तथ्यों को देखते हुए इसके आतंकी हमला होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com।
तो सवाल अब यही उठता है कि आप पाकिस्तान में किसी तरह की कोई बड़ी रणनीति तैयार हो रही है भारत के खिलाफ, पंजाब में किसी तरह की कोई आतंकी साजिश की पूरी की पूरी एक कह लीजिए जाल रचा जा रहा है साजिश का। इसी पर चर्चा करेंगे हम। पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो नया पैंतरा आजमा रही है भारत में और खास तौर पर पंजाब में आतंक के पांव पसारने के लिए। इसी सब बात पर होगी बातचीत। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं जयदेव। जयदेव, जिस तरीके से मोहाली में जो हमला हुआ, हालांकि उसे औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि वो आतंकी हमला है, लेकिन इनकार भी नहीं है, हो भी सकता है। और पंजाब में जिस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं, क्या आतंकी साजिश को, आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है तमाम आतंकी एजेंसियां? देखिए, बीते अगर 10-12 दिन की बात की जाए तो इस तरह की 4 वारदातें, बड़ी वारदातें हुई हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि शायद पंजाब की जो शांति है वो कुछ लोगों को खटक रही है, खल रही है और उस शांति को भंग करने की कोशिश हो रही है। शुरुआत इसकी 28 या 29 अप्रैल से शुरू होती है बात। वहाँ पर एक मामला आता है, पंजाब के अंदर कुछ लोग खालिस्तान के विरोध में एक मार्च निकाल रहे होते हैं। उस मार्च के दौरान हिंसा होती है, 4 लोग घायल हो जाते हैं और जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं वो खालिस्तानी समर्थक बताए जाते हैं। पुलिस के ऊपर भी हमला इसमें किया जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद फिर 4 आतंकी हरियाणा के करनाल में पकड़े जाते हैं, उनका भी खालिस्तान कनेक्शन निकल कर आता है। हालांकि अभी पूरी जांच उसकी होनी है, क्या क्या होता है, और पाकिस्तान तक भी कनेक्ट होती हैं चीज़ें कि कुछ ऐसे भी वो आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा की भी एक इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। तो वो सारी चीज़ें जिस तरह से कनेक्ट हो रही हैं, उसके बाद हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तान समर्थक पोस्टर और जो झंडे लगाए जाते हैं, और अब ये मोहाली में जो होता है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट जो होती हैं, वो सारा कनेक्ट होती हैं एक ही जगह पे, वो है खालिस्तानी समर्थक जो उग्रवादी रहे हैं उनकी तरफ। तो ये सारा जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक तरह के नए खतरे को दिखा रहा है, और इसी वजह से पूरे पंजाब में हाई अलर्ट लगाया गया है। तो इसको देखते हुए ये आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोगों को जिस तरह से शांति, अब देखिए एक दौर था कि देश में हर 2-4 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी ब्लास्ट की खबर आती थी, कहीं ना कहीं किसी आतंकी साजिश के खुलासे की खबर आती थी। वो काफ़ी कम हुआ है बीते कुछ सालों में। तो ये भारत में जो शांति है, शायद वो जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें भा नहीं रही है, तो वो पंजाब के जरिए उस शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की हरकतें दिखाई देती हैं फिलहाल। ठीक है जयदेव, आपको अभी वो घटना याद ही हुई, अभी 2-3 दिन पहले हुई है, जो धर्मशाला में विधान सभा भवन के बाहर उसके गेट पर लगा दिया गया खालिस्तान का झंडा। उसके बाद जो जयराम ठाकुर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिम्मत है तो दिन के उजाले में आइए, रात के अंधेरे में नहीं। और उसके बाद एक और खबर आई कि अब शिमला पुलिस पर भी हमला हो सकता है। खालिस्तानी जो गुट है उन्होंने धमकी कह लीजिए कि पंजाब के बाद अब शिमला पुलिस भी निशाने पर है। ये सब क्या दिखाता है? ये सारी चीज़ें देखिए 7 तारीख को घटना है, वो 7 तारीख की घटना है जब 7 तारीख को शिमला जो हिमाचल विधानसभा है उसके बाहर इस तरह की हरकत की गई, रात के अंधेरे में की गई। तो जाहिर सी बात है कि कायराना हरकत है, और इस तरह की हरकत जो है वो उसी तरफ इशारा कर रही है कि जो शांति और सौहार्द दिखाई दे रहा है देश के अंदर, वो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये उनका वो है, और इसमें कोई वो नहीं दिखता है। तो ये सारा एक पैटर्न दिख रहा है, और इस पैटर्न को इसलिए ख़तरनाक माना जा रहा है कि पंजाब काफ़ी सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और उसके साथ पंजाब में जिस खालिस्तान की बार बार बात हो रही है उसका बहुत बुरा इतिहास है। अगर उस इतिहास को देखेंगे तो आपको पंजाब कई दशक तक उस खालिस्तान नाम की जो आतंक था, उग्रवाद था, उससे जूझता रहा है। अगर इसकी कहानी आप देखें तो अगर 1929 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन से चीज़ें शुरू होती हैं। उस अधिवेशन की चर्चा बहुत ज़्यादा इसलिए होती है कि उसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान मतलब एक अलग
मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की बात हुई थी, तो उसी अधिवेशन के दौरान एक सिख कम्युनिटी और पंजाबी लोगों के लिए अलग राष्ट्र की भी बात हुई थी। हालांकि वो बात मानी नहीं गई, न ही वो उस तरह से चीज़ें उस तरह से परवान चढ़ी। और जब बंटवारा हुआ देश का, तो पंजाब के 2 हिस्से हुए। एक हिस्सा पाकिस्तान का पंजाब है, जहाँ पर जिसमें लाहौर जैसे इलाके आते हैं, और दूसरा हिस्सा हमारा हिंदुस्तान के पंजाब का है। उस पंजाब में भी 1966 में उस पंजाब के भी टुकड़े हुए, जब हिंदी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वालों की आपसी उसमें 2 हिस्से किए इंदिरा गांधी सरकार ने, और हरियाणा और पंजाब 2 अलग अलग राज्य जो बने। तो नया जो पंजाब है, मौजूदा पंजाब है, वो 1966 में अस्तित्व में आया। लेकिन उसके बाद जब भिंडरावाला आते हैं, और भिंडरावाला के आने के बाद जिस तरह से वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट बढ़ता है और उसके साथ में हिंसा बढ़ती है, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की बात कर लीजिए, और उसके बाद पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री 1995 में बेअंत सिंह, उनकी जिस तरह से आत्मघाती हमले में हत्या की गई, ये सब उसी रक्त रंजित इतिहास का हिस्सा है जो कि खालिस्तान की वजह से लंबे समय तक पंजाब ने झेला है। तो ये इसलिए जब बार बार एक ही नाम आ रहा है, हर उसमें खालिस्तान खालिस्तान शब्द जो आ रहा है, और लगातार जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे ये थोड़ा ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है बात। ठीक है, हम आपको एक और खबर दिखाते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ISI नई रणनीति तय कर रही है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, और पंजाब में किसी आतंकी साजिश देने की फिराक में है। पंजाब में आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। देख लीजिए हमारी ये खबर, इनपुट कुछ मिले हैं इंटेलिजेंस को, वो क्या कह रहे हैं देखिए। मोहाली के सोहाना में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस के मुख्यालय परिसर में सोमवार रात रॉकेट चलित ग्रेनेड से हमला किया गया। धमाका इतना तेज था कि इससे कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाका रात करीब 7:30 बजे हुआ। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद एक तरफ जहां पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी पड़ताल करने में लगी हुई हैं, इसी बीच खुफिया सूत्रों की माने तो मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। खालिस्तानी आतंकी संगठन पर भी इसका शक जताया जा रहा है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के लिए एक नए नाम से आतंकी गुट बनाया है। जानकारी के मुताबिक नए आतंकी गुट का नाम लश्कर-ए-खालसा बताया जा रहा है। दावा है कि इस आतंकी गुट में शामिल लोगों को अफगान लड़ाकू द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। अफगान आतंकियों को भी लश्कर-ए-खालसा में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के जरिए जम्मू कश्मीर में भी हमले कराने की साजिश रची जा रही है। खबर है कि इस आतंकी गुट में पंजाब हरियाणा के स्थानीय गैंगस्टर और अपराधियों को भी शामिल किए जाने की कोशिश है। गौरतलब है कि मोहाली के सोहाना में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में सोमवार तेज धमाका हुआ था। धमाका इतना तेज था कि इससे कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाका रात करीब 7:30 बजे हुआ। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ। मीडिया सूत्रों की माने तो ये दूर से फेंका गया था। ऐसे में ये लॉन्चर सीधे इमारत की खिड़की और शीशे को तोड़ते हुए मुख्यालय के मेज के पास गिरा। इस दौरान वहां पर तैनात कारियों को सूचित किया। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पूरे एरिया को पुलिस ने घेर रखा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सीनियर अधिकारी पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुटे। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक मामले के हर पहलू की जांच हो रही है। घटना के पीछे किस संगठन का हाथ है या फिर नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी है। वहीं इस धमाके पर पंजाब के CM भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। CM भगवंत मान ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने DGP से मामले की पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार अफसरों के संपर्क में हैं। इसी के साथ पंजाब में आतंकवाद के काले बादल मंडराने लगे हैं। पिछले 7 दिनों में लगातार आतंकी घटनाओं ने केंद्र और पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हमला भले ही बहुत बड़ा ना रहा हो, ना ही इसमें कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन इस घटना के बाद से सामने आ रहे तथ्यों को देखते हुए इसके आतंकी हमला होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। तो देखा आपने, किसी भी तरह की कोई आतंकी साजिश नहीं है, इससे इनकार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जयदेव, पाकिस्तान के रोल की यहाँ पर बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अफगान जो लड़ाके हैं उनका भी इस्तेमाल ISI कर रही है पाकिस्तान में आतंक फैलाने की कोशिश करने में। कोशिश ही कहे जाएगा, क्योंकि भारत को अब अस्थिर कर देना, पहले की तरह नहीं रहा भारत कि वहाँ पर कोई आतंकी हमला हो जाएगा और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। भारत को अस्थिर करना अब बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान के बस की बात तो कम से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप जो खालिस्तान की आपने खबर देखी, अब जो पंजाब से खबर सामने आ रही है, किस तरीके की, जिस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है, किस तरीके से अब सरकार को काम करना होगा और किस तरीके से अलर्ट पर सरकार के साथ साथ उन सभी लोगों को रहना होगा जिससे इसका संबंध है? देखिए, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि वो कभी कोशिश नहीं किया है या पहली बार इस तरह कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, ये हमेशा से देखने में आया है कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई घटना होती है तो 10 में से 9 बार या कहिए कि 10 बार इस तरह के अगर मामले जो कि बॉर्डर पार से उकसाए गए हुए होते हैं या वहाँ से भेजे गए हुए होते हैं, तो ऐसी कोशिशें ISI और पाकिस्तान की सरकार हमेशा से करती रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पाकिस्तान की शय मिली होती है। जिस तरह से मौजूदा मामले में चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी रिंदा है उसको पाकिस्तान से ही वो सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाकिस्तान का स्टेक आ जाता है उस चीज़ में। अगर ये चीज़ें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं, अभी तो शक जताया जा रहा है, ये शक अगर पुख्ता हो जाता है, सबूत सामने आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वही वाली बात है कि जो हमेशा से दिखाई देता रहा है कि पाकिस्तान ऐसा करने के लिए जाना जाता है और इससे कभी बाज नहीं आता है, तो ये उसी तरह का एक और मामला होगा। हालांकि पाकिस्तान को भी ये पता है कि अब और पहले की स्थितियों में बहुत अंतर आ चुका है। उसके लिए कोई नापाक हरकत करने के बाद बच पाना और उसका रिटेलिएशन नहीं झेलना पड़ेगा, इससे मुक्त हो जाएगा वो, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। इसलिए पाकिस्तान भी बहुत फूंक फूंक कर चीज़ों को करेगा। हाँ, इस मामले में जैसे ही बेहतर स्थिति में आएंगी, चीज़ें साफ होंगी स्थितियाँ, उसके बाद ही समझ में आएगा कि आखिर में पूरी कहानी क्या है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है। सारी जो वारदातें हुई हैं वो बड़े छोटे स्तर पर और बहुत ही चीज़ों को होने से पहले या तो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया जैसा करनाल में हुआ, या फिर ऐसी स्थितियां रही जिसमें कि बहुत बड़ा जो है नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से एक तरह से इसको दो तरह से देख सकते हैं, या तो ये लोकल लेवल पे हो रही चीज़ें हैं जिनको कि उकसावा मिला हुआ है, या दूसरा ये कि ये एक तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें करके किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले। तो ये देखना पड़ेगा, और जिस तरह से एजेंसियां अलर्ट पे हैं तो उसके बाद किसी बड़े मंसूबे में कामयाब होगा जो भी होगा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा हो नहीं हो रहा, जो भी हो कर रहा होगा, वो थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरी जो वारदात होगी इनमें देखिए आप तो एक पैटर्न दिखता है कि वो इस तरह से लगता है जैसे कि छू के भागने वाली स्थिति है कि कर दो। वो कहते हैं कि जो 90s के दौर के बाद से जो बहुत सारे जो ISI की तरफ से स्लीपर सेल्स बनाए जाते थे उनको एक्टिव करने की क्या एक तरह से फिर से कोशिश हो रही है, एक इस तरह की बात भी आ रही। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एजेंसियों की जांच में बहुत सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो समझ में आएगा कि पाकिस्तान कितनी हद तक इन्वॉल्व है इसमें और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है या चलाया जा रहा है। तो मोहाली ब्लास्ट में क्या पंजाब के लिए, मोहाली ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद सवाल है क्या पंजाब के लिए आतंकी साजिश रची जा रही है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो जिस पैटर्न की आपने बात की है,
एक और पैटर्न है, इस तरह के स्लोगन्स लिख लेना जो राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, और सीधे सीधे खालिस्तान का जिक्र उसमें हो रहा हो, खालिस्तान का कहीं ना कहीं से हाथ सामने आ रहा है। और उसके बाद धर्मशाला में जो विधानसभा भवन की गेट पर जो झंडा लगाया गया उसमें भी खालिस्तान जो समर्थक गुटों की बात सामने आ रही है। तो क्या उन्हें भी फंडिंग के जरिए और बाकी तरीकों से मजबूत करके भारत में पंजाब को अलग, भारत से पंजाब को अलग करने की कोशिश जो है वो आईएसआई नई रणनीति के तहत कर रही है? देखिए, इस तरह की कोशिश से अगर कामयाब हो रही होती तो कश्मीर अब तक अलग हो गया होता भारत से, तो पंजाब तो बहुत दूर की चीज़ है। तो ये चीज़ें सिर्फ आप थोड़े सा एक उन्माद पैदा कर सकते हो, कुछ जो थोड़े बहुत तत्व होते हैं उनके जरिए, या आप थोड़ी सी अशांति फैला सकते हो, या थोड़े दिन तक टेंशन क्रिएट कर सकते हो, देश में माहौल ख़राब कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप बहुत कुछ कर पाओगे, आईएसआई कितना भी कोशिश कर ले या जो भी कर रहा हो उसके लिए बहुत आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं रह गया है कि जो हमारा देश है उसमें लोग जो है बहुत आतुर हैं नए नए देश बनाने को, कि उत्तर वाला अलग देश चाहता है, दक्षिण वाला अलग देश चाहता है, ऐसा है नहीं। हमारी संस्कृतियाँ बहुत विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, संस्कृतियां हैं, लेकिन हम देश के रूप में एक हैं, और वो जो एकजुटता है वो हर दिन के साथ बढ़ेगी। ये इस तरह के कायराना हरकतों से अगर चीज़ें बदल रही होती तो मैं वही कह रहा था कि कश्मीर कब का हमसे पाकिस्तान के मंसूबे बहुत पहले कामयाब हो गए होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं है चीज़ों को अलग कर देना, अलग वो कर लेना। और पंजाब ने उस दंश को झेला है, देखा है 70, 80 और 90 के दशक में, तो पंजाब को पता है कि उससे कितना उनको फ़ायदा हुआ था और कितना नुकसान। तो वो उस तरह की चीज़ें दोबारा से वहाँ होंगी, वहाँ से लोकल सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह की घटनाएं बड़ी तब होती हैं जब लोकल सपोर्ट मिलता है, लोकल सपोर्ट मिलने की संभावना शून्य जैसी दिखती है। तो उस स्थिति में आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे कह के या हो जाएगा। हाँ, पैसे से आप कितना बढ़ा पाएंगे, कितने लोगों को बरकला पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि वो जो संख्या होती है वो बहुत भारी संख्या में, क्योंकि जनसमर्थन आपको किसी देश को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जनसमर्थन चाहिए होता है, और वैसा जनसमर्थन कहीं मिलने जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की हरकतें सिर्फ और सिर्फ क्षणिक आवेश पैदा करने के लिए और क्षणिक उन्माद पैदा करने के लिए हो सकती हैं। किसी राज्य को, किसी इलाके को किसी देश से अलग कर लेना इतना आसान नहीं होता है और न हो सकता है। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं जो पिछले 7 साल में जो सरकार बदली और जिसके बाद एक अलग ही स्टैंड लिया गया आतंक के मुद्दे को लेकर, आतंकी घटनाओं को लेकर, अब मुझे लगता है कि आतंकी नीति को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया हमने। अब हम सिर्फ कड़ी निंदा करके काम नहीं चलाते, अब हम एक्शन लेते हैं। तो इससे क्या मैसेज किया होगा और वो मैसेज अब किस तरीके से रंग ला रहा है? देखिए, क्या है कि अगर आप पंजाब पे देखें, पंजाब के इतिहास को देखें, तो पंजाब में 60 और 70 के दशक में जिस तरह से चरम पर चीज़ें थीं, जिस तरह से हिंसा बहुत बढ़ रही थी, उसके बाद उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस तरह से ऑपरेशन करके उसको ख़त्म किया, उसकी वजह से उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी। तो देश में ऐसा नहीं है कि कभी ये पहली बार है इस तरह की घटनाएं या पहली बार इस तरह का एक्शन हो रहा है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर है कि वो एक्शन लाउडली दिखता है अब। और नीतियाँ देश की अगर आप रक्षा के उस पर देखेंगे, विदेश के उस पर देखेंगे, तो सरकार किसी की रही हो, बहुत भारी बदलाव नहीं होता है उसमें। बस हाँ, वो इंटेंट बढ़ता घटता दिखता है आपको, वो अलग मसला है। लेकिन आप अगर एक देश के रूप में देखिए तो ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही सारी चीज़ें बदल गई हैं या सब कुछ बेहतर हो गया है। 2014 के पहले के देश में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, घटनाएं होती थी, और उनको रिटेलिएट करता था देश। और इस तरह की चीज़ों से निकलकर हम बाहर भी आए हैं। पंजाब उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उस तरह से देखते हुए, और आज जिस तरह से चीज़ें, और हम बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं ना, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। समय के साथ आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, समय के साथ आपकी सेना एडवांस हुई है, समय के साथ आपके पास इक्विपमेंट बेहतर हुए हैं, और उसके बाद में एक बेहतर सरकार का गवर्नेंस जो होता है उससे चीज़ें थोड़ी और एम्प्लीफाई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये कुछ भी जो भी हो रहा है उसमें बहुत कुछ सफलता मिलेगी, वो उसकी संभावना नगण्य है।
चलिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि मोहाली में क्या हुआ और मोहाली के इस हमले के मायने क्या हैं और क्या ये आतंकी साजिश रची जा रही है पंजाब को अस्थिर करने के लिए, पंजाब को भारत से अलग करने के लिए। देख लीजिए। ये सोहाना में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में सोमवार तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इससे कई खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ये धमाका रात करीब 7:30 बजे पर हुआ है। हालांकि इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जब यह हमला हुआ उस समय अधिकतर मुलाजिम मुख्यालय से घर निकले हुए थे। केवल सुरक्षा में तैनात स्टाफ ही वहां पर मौजूद था। मीडिया सूत्रों की माने तो ये दूर से फेंका गया था। ऐसे में ये लॉन्चर सीधे इमारत की खिड़की और शीशे को तोड़ते हुए मुख्यालय की मेज के पास गिरा। इस दौरान वहां पर तैनात मुलाजिमों ने सीनियर अधिकारियों को सूचित किया। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और पूरे एरिया को पुलिस ने घेर रखा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सीनियर अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच भी की जा रही है। इस घटना के पीछे किस संगठन का हाथ है या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। वहीं इस धमाके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ रोक लो, टेंशन लो, ठीक है ਜਿਹੜੀਆਂ बीच ना मारो ना, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ आराम ਹੁੰਦੀਆਂ ना ਰਹਿੰਦੀਆਂ नीचे ਨੇ करो माइक यार। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। सीएम ने डीजीपी से मामले की पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार अफसरों के संपर्क में भी हैं। विस्फोट के बाद भगवंत मान ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसे बख्शा नहीं जाएगा। भगवंत मान के ट्वीट को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिल के हर हालत में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बता दें कि विस्फोट के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोहाली में खुफिया मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस बल पर ये हमला बेहद चिंताजनक है। मोहाली में इंटेलिजेंस कार्यालय पर हुए हमले ने दहलाकर रख दिया है। इसी के साथ पंजाब में आतंकवाद के काले बादल भी मंडराने लगे हैं। पिछले 7 दिन में लगातार आतंकी घटनाओं ने केंद्र और पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा रखी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह मामला भले ही बहुत बड़ा ना रहा हो और न ही इसमें कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन इस घटना के बाद से सामने आ रहे तथ्यों को देखते हुए इसके आतंकी हमला होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। पंजाब जो है वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव राज्य माना जाता है और बीएसएफ को लेकर जिस तरीके से इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार ने तमाम रणनीतियां बदली, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सीमा जो है हमारे पड़ोसी मुल्क से लगती है और बहुत ही सेंसिटिव राज्य है। वहाँ पर इस तरह का ब्लास्ट होना, वहाँ से इस तरह लगातार अस्थिरता पैदा करने की खबरें आना नॉर्मल तो नहीं है। सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है वहाँ पर। देखिए, ये चीज़ें जो लगातार हो रही हैं वो बता रही हैं कि ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। पिछले 11 दिन में 4 जो घटनाएं हुई हैं वो अपने आप में दिखा रही हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तैयारी हमारी अपनी तरफ से भी होगी और सरकार ने जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया है उसके बाद अब जो कहा जा रहा है कि शायद एनआईए की टीम भी जाएगी जांच के लिए मोहाली, तो उसके एनआईए के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें
जो साजिश अगर है, गंभीर साजिश है, तो उस गंभीरता का खुलासा हो जाएगा। तो वहाँ से फिर हमको नए सिरे से एक्शन मोड पर आना पड़ेगा और इसमें केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों को साथ मिल के बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से वो एक बहुत लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है, उसको लेकर भी जिस तरह से बीएसएफ का दायरा जो बढ़ाया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, पहले 15 किलोमीटर सीमा के अंदर तक की बात जो बीएसएफ के दायरे में आती थी सुरक्षा, उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर किया गया। तो उसके बाद विवाद भी हुआ था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं तो सेना की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और उसके साथ ही साथ इसका, लेकिन सिर्फ सेना के का दायरा बढ़ जाने से राज्य सरकार के जो पुलिस सिस्टम है उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, उसको भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी राज्य का अगर मामला है तो राज्य को भी नए सिरे से अपनी पुलिस को इधर उधर के राज्यों में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की जगह राज्य की सुरक्षा पर फोकस करना होगा। तो ये सारी चीज़ें लगातार जिस तरह से हो रही हैं उसको देखते हुए ये नहीं कह सकते कि ये मामूली घटनाएं हैं। और अगर ये मामूली किसी ने घटना है, बिना किसी प्लान के अगर इस तरह की चीज़ की है, तो भी ये बहुत गंभीर मामला है कि एक चलती कार से कोई इस तरह के रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। तो और ये सबके पास तो होता नहीं है। हाँ, ये कोई क्या कहते हैं, खरीद लिया आपने, ये कोई दुकान पे मिलने वाली चीज़ नहीं है। और ये जो चलाने वाला है वो ये कोई ऐसा वो नहीं है कि वो घर में कोई देसी बम बना रहा है और उठा के फेंक रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको इतनी आसानी से और इतने हल्के में छोड़ा भी नहीं जा सकता है। जिसकी भी तरफ से है, जो भी है इसमें, उसको जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान कह रहे हैं कड़ी सी कड़ी सजा की बात, तो वो सिर्फ कहने में ना हो, एक्शन में दिखाई दे और तेज हो। क्योंकि अगर आप इसको लटका कर रखेंगे तो बहुत सारी, क्योंकि आप देखिए कि आपने 5 तारीख को 4 आतंकी गिरफ्तार किए तो लगा कि बहुत बड़ा खुलासा हो गया और बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन 5 के बाद 7 तारीख को फिर एक घटना होती है, वो हिमाचल की राजधानी में होती है, ऐसा भी नहीं किसी छोटी जगह पर होती है, और फिर मोहाली में होती है। मोहाली ऐसा भी नहीं है कि कोई एक सामान्य सा शहर है पंजाब का, मोहाली उस राजधानी क्षेत्र के हिस्से में आता है। चंडीगढ़, वो ट्राई सिटी कहते हैं, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। तो पंचकुला और मोहाली एक तरह से पंजाब और हरियाणा की राजधानी के विस्तार का हिस्सा है। तो आप उसको बहुत, और जिस जगह पे हुआ वो जगह कितनी सेंसिटिव है, तो इन चीज़ों को देखकर आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत आम सी घटना है या किसी सरफेरे का सिर घूमा और वो जाकर इस तरह की हरकत करके चला आया। तो इसको बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा और बहुत सीरियसली एजेंसियों को लेना पड़ेगा। और ये एक सामान्य घटना कह के, एक छोटी घटना कह के, भले कोई हताहत नहीं हुआ, भले कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, भले कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसको सामान्य घटना नहीं माना जा सकता किसी भी तरह से। चलिए जयदेव जी, इस पर लगातार अमर उजाला.com की नज़र है ही, पल पल की खबर हम आप तक देते रहेंगे इससे संबंधित। अब वक्त हो चला है इस वक्त की 10 बड़ी अहम खबरों का, डाल लेते हैं उस पर एक नजर। राजद्रोह कानून की वैधता पर मंगलवार को सुनवाई। इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार में सर्वोच्च स्तर पर विचार हो रहा है, अभी कानून की वैधता पर सुनवाई न की जाए। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सुनवाई रोकने का आधार नहीं हो सकता, कोई भी कानून संसद में लंबित नहीं है, सरकार पुराने कानून पर विचार कर रही है। श्रीलंका पर आर्थिक संकट पर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी पहले नीति हमारी प्राथमिकता है। इसी नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने श्रीलंका को काफी सहायता भेजी है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारत की ओर से इस वर्ष 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता भेजी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लखीमपुर किसान नरसंहार में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का धमकी वाला भाषण, और भाजपा सरकार ने किसानों के साथ खड़े होने के बजाय उनका समर्थन किया। असम दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा कि पूरे असम से अस्पा हटाया जाएगा। मोदी सरकार के 8 साल के राज में राज्य के 23 जिलों यानी 60% हिस्से से हटाया जा चुका। शाह ने असम पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उसने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए गोली का जवाब गोली से दिया। साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खुद की जमीन को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस क्रम में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के दाहोद पहुंचे। आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा सत्ता में आई और प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य स्तर पर हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की पहचान से जुड़े मामले के समाधान किए जाने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में अलग अलग रुख अपनाने से कोई फायदा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद भाजपा के पांव थमे नहीं है। पार्टी लोकसभा चुनाव तैयारी को धार देने में जुट गई। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में दौरा कर मिशन 2024 की पटकथा लिख रहे हैं। मेरठ मंडल की समीक्षा के बहाने प्रशासन का नटबोल्ट कसेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के अब चुनाव होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए 15 दिन में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम चुनाव की सूचना जारी के निर्देश दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के 75वें दिन रूस के विजय दिवस पर कहा कि यूक्रेनी जंग में हम वैसे ही जीतेंगे जैसे दूसरे विश्व युद्ध में हमने हिटलर की नाजी सेना को जीता था। उन्होंने कहा यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ एक जवाब है। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम से कुछ घंटे पहले महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया। हिंसा में कम से कम 231 लोग घायल हो गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। तो ये थी अभी तक की वो 10 बड़ी खबरें जिनसे था आपका सरोकार। आज के लिए इतना ही। जन की बात में मुझे और जयदेव जी को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।